जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले क्लास में जो है हम लोगों ने हिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक, मतलब 8 तक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। इसमें जो है हम लोग इस क्लास में तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, अब स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को यानी राजनीति विज्ञान को। इसमें जो है चैप्टर 1 है, 2, 3, 4 और 5। तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल कितने चैप्टर हैं जी? 5 ठो है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए, झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है जी? अलगाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मराठी का महाराष्ट्र से। किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो याद रखिएगा क्षेत्रीय स्तर पर भी है और सामाजिक स्तर पर भी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? मार्टिन लूथर किंग। कौन? मार्टिन लूथर किंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद की। किसकी? रंग भेद का उदाहरण है। किसका है? तो रंग भेद का। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर यानी पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे जी। और पार्ट 2 का नाम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 2 का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सत्ता में साझेदारी की। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। आइए इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों? क्यों सही है? क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यह जो है विविधता को जो है अपने में समेट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। कैसी होती है? तो ढीली होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका है। क्या है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का। किसका? तो ब्रिटेन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संघ सरकार का उदाहरण तो अमेरिका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटेन एक राज्य है। ब्रिटेन एक राज्य है, एकात्मक। कैसा है तो एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। कहाँ नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। आइए अब इतना के बाद हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 का नाम क्या है जी? तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चैप्टर 3। आइए सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। किस दशक से? 1970 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? अन्ना हजारे ने। किसने? अन्ना हजारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी दिमाग में सेट रखिएगा। हो सकता है कि 19 फरवरी 2024 को जो आपका पेपर होगा या तो फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा और नहीं तो सेकंड में। सेकंड में पूछेगा तो फर्स्ट सीटिंग में नहीं, फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा तो सेकंड सीटिंग में नहीं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। ये 2014, 2017, 2018, 2020, 2021 ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? तो जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा जी? तो महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। किससे? पेड़ बचाने से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। उससे पहले दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? पर्यावरण की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड राज्य से हुई। आइए अब इसके बाद हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। जिसका नाम क्या है जी? तो चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 का नाम क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 फरवरी को ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम से ध्यान में रखते चलिए। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। किनका? अब्राहम लिंकन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो याद रखिएगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो याद रखिएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जी? तो अप्रत्यक्ष। कैसा? अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। कब? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है कौन? जनता होती है। कौन? जनता। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है?
विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो लगभग 100 देशों में। कितने? 100 देशों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के द्वारा, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित, जनमत पर आधारित। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम क्या है जी? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। किसकी? तो लोकतंत्र की चुनौतियाँ। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो आइए इसके सबसे पहले प्रश्न को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस कौन है? लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 में ... क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये भी पूछ देगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया है? किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? विधि के शासन की शुरुआत जो है किस देश से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। किस देश से? इंग्लैंड से। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? गौरवपूर्ण क्रांति की देन है। किस क्रांति की देन है? तो गौरवपूर्ण क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? स्विट्जरलैंड है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन जो है किसकी देन है? डाइसी की देन है। किसकी देन है? डाइसी की देन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई? 1688 ईस्वी में हुई। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो 81.40 करोड़। कितना है? 81.40 करोड़, जो कि अब यह कुछ बढ़ गया है। ठीक है। आइए तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने तो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए। उसके साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए। अब है बारी किसकी? इकोनॉमिक्स की। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। तो देखिए जी, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक्स में जो है लगभग 7 ठो चैप्टर है अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले है चैप्टर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। तो अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट में टोटल कितने पार्ट हैं? 7 पार्ट है। आइए सबसे पहले हम लोग तो पाठ 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पाठ 1 का नाम क्या है जी? तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आइए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3 हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये तो मत पूछिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था अक्सर आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिले होंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, किस देश में है? भारत में है। निम्नलिखित में से
कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यह 2014, 2017 और 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह जो है किनका कथन है? तो याद रखिएगा, ब्राउन क्रेन्स का कथन है। किनका कथन है? ब्राउन क्रेन्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविका यानी जीविकोपार्जन। क्या अर्थ होता है? जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तृतीयक। कौन सा क्षेत्र जी? तृतीयक। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? उद्योग यानी उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? यानी पाठ 2 का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। आइए इसके सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ब्रिटेन है। कौन सा देश? ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? लगान को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? लगान को। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितना है? तो 29 दशमलव लगभग 8%। लगभग कितना? 29.8%। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार भी तो बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। तो इसमें पूछा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची विकास दर से क्या होती है जी? तो तेजी से समृद्धि होती है और गरीबी दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? पटना का। किसका? पटना का। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो याद रखिएगा शिवहर है। कौन है? तो शिवहर। आइए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है जी? पार्ट 3 का नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। आइए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का कथन है। किनका कथन है? मार्शल का कथन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्य है। तो देखिए मुद्रा का कार्य है मापन का भी कार्य करता है, संचय का भी कार्य करता है और भुगतान का भी कार्य करता है। मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो लेखन एवं संपादन। ठीक है, लेखन एवं संपादन। क्या होगा? लेखन एवं संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम है। क्या है? तो विनिमय का माध्यम है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना भारत में रुपया, भारत में रुपया कहते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? टाका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टाका।
सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता था? तो याद रखिएगा, गेहूं और गाय, यानी ए और बी दोनों होगा, गेहूं और गाय के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? जैसे डॉलर का आप लोग नाम सुने होंगे, तो डॉलर होगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है? तो याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं यानी चैप्टर 4 का नाम क्या है? तो चैप्टर 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जाए। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं, कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार, वो भी 2 होते हैं। ठीक है। कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? नाबार्ड। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई। बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? दीर्घकालीन। कैसा? तो दीर्घकालीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? ठीक है, तो किसी को नहीं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल के लगभग बाद 1949 को, यानी 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है, जिसको बम्बई भी कहा जाता है। बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है। क्या है? तो व्यावसायिक बैंक है। आइए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, यानी चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? तो रोजगार एवं क्या? रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सैन्य सेवा। कौन सी सेवा? तो सैन्य सेवा। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो शिक्षा सेवा है। कौन सी सेवा है? तो शिक्षा सेवा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में शामिल होता है, तो सरकारी क्षेत्र भी शामिल होता है और गैर सरकारी क्षेत्र भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो सैन्य सेवा और रेलवे, ए और बी दोनों, सैन्य सेवा और रेलवे को शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद, आप लोग जीडीपी का नाम सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी को हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान है कितना? 50% से भी अधिक है। कितना है? तो 50% से भी अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को, यानी सभी को कहा जाता है, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? तो याद रखिएगा प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में शामिल है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के विकसित देश कौन है? तो विश्व के विकसित देश है अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जापान भी है, इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जब देगा तो आप लोग इनमें से सभी कीजिएगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है? वैश्वीकरण। तो चैप्टर 6 का नाम क्या है जी? वैश्वीकरण नाम है। आइए इसको स्टार्ट किया जाए और इसके प्रश्न को देखा जाए। तो वैश्वीकरण नाम है, चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? वैश्वीकरण। आइए इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों यानी उत्पादकों यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों ठीक है, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा जो होती है क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है? इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है? तो याद रखिएगा उद्यमियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों को प्रोत्साहन। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? तो प्रतिस्पर्धा भी है, उदारवादी नीतियाँ भी है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव, मतलब इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से कार्यरत रहते हैं? तो ग्राहक सेवा के लिए। किसके लिए? ग्राहक सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164 है। कितनी है? 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार, पूंजी, तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है किसको? वैश्वीकरण को। किसको? वैश्वीकरण को। आइए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। आइए इसको जो है स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 7 का नाम क्या है? तो उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राल्फ नादर को। किसको? राल्फ नादर को। किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। ऐसा किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहे। किसने? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार है मिलावट भी, भ्रामक प्रचार, माप तौल में कमी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? तो मूल्य के प्रति भी जागरूक है, निर्माण के प्रति भी जागरूक है और गुणवत्ता के प्रति भी जागरूक है। इनमें से सभी के प्रति जागरूक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? 1947 में। कब? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एग मार्क का। किसका? एग मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। कब? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे से एक दिन पहले 24 दिसंबर को। तो इस तरीके से जो है पाठ 7 तक हम लोगों ने कवर किए।
तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।